हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? अच्छे होंगे शायद। अच्छे ही रहनी चाहिए। चलो अब नेक्स्ट सेशन आता है आपका हमारे उड़ान बैच का, जिसका नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसे समझो। ये मान लो कोई एक हमारे पास समतल है, कोई सा भी समतल जो वैद्युत क्षेत्र में रखा हो, ठीक है ना। इसके लिए इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आएंगी, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें से पास हो रही हैं, निकल रही हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, वैद्युत फ्लक्स कैसे पता पड़ेगा इसमें यहाँ वैद्युत फ्लक्स है। तो तब इन्हें आपको जब पता पड़ेगा जो इस समतल यानी इस समतल से जितनी बार वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें से निकलेगी, इसमें से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी निकलेगी उन्हीं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या जिस समतल से इस समतल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से व्यक्त करते हैं। फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसकी विमा निकाल लो। इसकी विमा वैद्युत क्षेत्र की विमा होती है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, और डी एस यानी एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा होती है L2। तो एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये इसकी विमा होगी वैद्युत फ्लक्स की। तो वैद्युत फ्लक्स आपको क्लियर है कि किसी भी समतल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो जैसे बाहर से बल रेखाएं निकल रही हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये वैद्युत फ्लक्स में काउंट नहीं होंगी। केवल समतल से जितनी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, और नेक्स्ट है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉसिस थ्योरम। अब गॉस ने क्या बताया था? गॉस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि अगर कोई हमारे पास बंद एक पृष्ठ है, कैसा भी हो, समतल हो, वृत्ताकार हो, गोलाकार हो, कैसा भी हो, उसमें जितना भी चार्ज होगा, मान लो 4 माइक्रोकूलम है, 5 माइक्रोकूलम है, 6 माइक्रोकूलम है, 8 माइक्रोकूलम है, माइनस के 9 माइक्रोकूलम है, जितना भी होगा, जितना आवेश है इस पर, जो ये बंद पृष्ठ है ना, बंद पृष्ठ कैसा भी हो, समतल हो, वृत्ताकार हो, गोलाकार हो, या कोई हेक्सागोन हो, कैसा भी हो, सिर्फ बंद पृष्ठ होना चाहिए। उसमें जितना भी आवेश होगा, उस आवेश का अगर हम एप्सिलॉन गुणा करते हैं, 1/एप्सिलॉन गुणा करें, तो वह टोटल फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें मान लो इसमें टोटल आवेश कितना है, Q मान लिया मैंने, ठीक है ना। Q आवेश है, तो इसमें जो वैद्युत फ्लक्स होगा टोटल, वो वैद्युत फ्लक्स होगा उस आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर। ये बात क्लियर है, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा का 1/एप्सिलॉन गुना वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। या ऐसे भी कह सकते हो कि किसी बंद पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो अब देखेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर कंडक्टर वायर ऑफ अ इनफाइनाइट लेंथ। यानी मान लो कि हमने एक ये इनफाइनाइट लेंथ वायर लिया, ये कैसा बेटा, इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर वायर है, यानी कि एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का चालक तार है। अब ये देखो एक समान है सीधा, अब अनंत लंबाई का है तो इतना तो नहीं याद कर सकते, तो इसके लिए हम केवल इसमें गॉस की प्रमेय कब लगेगी, जब कोई बंद पृष्ठ होगा। तो हमने इसका एक बंद पृष्ठ तैयार कर लिया, इसका एक हमने बंद पृष्ठ तैयार कर लिया। अब इससे r दूरी पर एक बिंदु P माना है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके बारे में लिखो क्या, माना कि एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार जिसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना इसके चारों ओर, अनंत लंबाई के तार के चारों ओर एक L लंबाई का गॉसियन पृष्ठ खींचा जो कि वायर से r दूरी पर है, जहां एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो ये बातें आपको लिखनी है, क्या लिखनी है कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसके चारों ओर हमने एक L लंबाई का गॉसियन पृष्ठ खींचा जिस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम फ्लक्स लगाएंगे, तो फ्लक्स कितना होगा इसमें, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इसका क्षेत्रफल होगा। यहाँ ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डी एस क्या है, डी एस ये है इसका क्षेत्रफल, किसका, जो बेलनाकार हमने भाग लिया है, जो छोटा सा बेलनाकार भाग लिया है इस अनंत लंबाई के चालक तार के चारों ओर। तो वो कितना होगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी एस, ई डॉट इंटीग्रेशन डी एस। और फाई इज इक्वल टू ई, इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल। क्यों, यहाँ पे ऊंचाई तो है नहीं बेलन की, सो आर एच लेते। एल लंबाई का वायर है, इसकी केंद्र से दूरी कितनी है, आर, इसकी तरफ जार हो गई। ये बात क्लियर है। तो ये तो फ्लक्स हो गया। अब निकालेंगे टोटल फ्लक्स गॉस की प्रमेय से, ये तो वैद्युत फ्लक्स था। अब गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, दोनों फ्लक्स बराबर हैं आपस में, तो ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे ऐसे मान लें, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को आपस में बराबर रख दिया, सॉल्व कर लिया। ई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और अपॉन में एल। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया सतत आवेश का वितरण, तो उसमें बताया 3 तरीके से आवेश बढ़ता है, एक रैखिक लंबाई के अनुदिश, दूसरा क्षेत्रफल के अनुदिश, तीसरा आयतन के अनुदिश, ये तीनों बताए थे आपको मैंने। अब देखो, तो उसमें बताया था रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल बताया था। तो ये देखो, क्यू तो ये रहा, उसके अपॉन में एल ये रहा, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्बडा। तो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल क्या बन गया, लैम्बडा अपॉन आर। या तो इस तरीके से याद कर लो, और नहीं हर एक फॉर्मूले की तरह ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा अपॉन आर। इसमें क्या कर दिया, केवल 2 से ऊपर गुणा कर दिया, 2 से नीचे गुणा कर दिया, उससे ये हो गया कि और सभी फार्मूला की तरह ये एक फिक्स वैल्यू बन के आ गई। ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा अपॉन आर। तो ये हो गया अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। अब देखेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखो, इनफाइनाइट प्लेन शीट बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बना लो।
ये कुछ एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसकी हमें लेंथ और ब्रेथ तो पता नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट है, फैलाव इसका कितना है, अनंत तक फैली हुई है। अब इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ तैयार करेंगे। इसके लिए अब हम एक गॉसियन पृष्ठ तैयार करेंगे जो बेलनाकार होगा। देखो इस तरीके से कुछ, इसका केंद्र यहाँ पे कुछ है, मान लिया कि इसका केंद्र यहाँ पे है। यहाँ से अब r दूरी पर एक बिंदु P मानेंगे। अब देखो क्षेत्रफल है तो इसकी डायमेंशन दो तरफ फैली हुई 2D आकृति है। क्षेत्रफल कैसी होती है, 2D आकृति, यानी दो दिशाओं में फैली हुई आकृति। तो यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और एक इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यहाँ से की दूरी कितनी है, r, इस केंद्र O से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इधर भी E होगी, इधर भी E होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इधर E1 है तो यहाँ पे इधर E2 है। तो अब इस प्लेन शीट के कारण हमें सिर्फ कितने में निकालना कि इतने में चार्ज शीट है, ये वाली, ये पूरी की पूरी आवेशित तो है एक समान रूप से। देखो इस तरीके से आवेशित है, लेकिन इनफाइनाइट लेंथ की है, अनंत लंबाई की है। इसमें से हमने कुछ भाग ले लिया जो कि पॉजिटिव चार्ज से घिरा हुआ है, या जो केवल हमें गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई हमें बंद पृष्ठ लेना ही होगा। तो बंद पृष्ठ केवल ये वाला जो बेलनाकार है। देखो लिखना भी वही है जो मैं वो आपको बोल के बता रहा हूँ कि माना एक अनंत लंबाई की समतल चादर है जिसके ऊपर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, जिसका केंद्र O है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात करोगे तो E = E1 + E2 आएगी, क्योंकि दो दिशाओं में निकलेगी। क्षेत्रफल हमारा 2D आकृति होता है, क्षेत्रफल 2D आकृति, दो दिशाओं में चलने वाला। लंबाई में केवल एक ही दिशा में चल सकते हैं, तो उसमें केवल एक ही जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी। तो E = इधर भी निकालेंगे तो भी उतनी तीव्रता आएगी, इधर निकालेंगे तो भी उतनी ही तीव्रता आएगी। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, E = E + E यानी 2E हो जाएगा, यानी हमारी कुल तीव्रता कितनी आ गई, 2E के बराबर। तो अब लगाएंगे वैद्युत फ्लक्स, phi = E इंटीग्रेशन ds, E.ds, इंटीग्रेशन केवल इसका होगा ds पार्ट का। तो phi = E की वैल्यू कितनी है, 2E के बराबर, 2E ds। ds क्या है कि इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब लगाएंगे गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होती है, phi = Q/ε0, ठीक है ना। गॉस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय, सही कर लो से गाउस की प्रमेय करना, गाउस की प्रमेय। तो Q/ε0 होता है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर सेकंड है। इन दोनों को आपस में बराबर रखोगे तो ये हो जाएगा 2E इंटीग्रेशन ds = Q/ε0। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो E = Q/2ε0 और ds का मतलब है कि छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल। और देखो इससे पहले सतत आवेश के वितरण में एक बताया था तुमको, पृष्ठ आवेश घनत्व, उसे सिग्मा से व्यक्त करते, सिग्मा हमारा होता Q/A। ए यहाँ पे उस चीज़ का क्षेत्रफल जो कि कोई पृष्ठ था, जिसका एक सरफेस था, जिसकी की लंबाई चौड़ाई थी, उसका क्षेत्रफल। देखो Q/ε0 क्या बन गया, सिग्मा। तो E = होता है σ/2ε0। तो ठीक, समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। लेकिन कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि अब प्लेट की तीव्रता बताओ। तो चादर कब बनेगी, इस पर एक चार्ज होगा, इस पर चार्ज होगा, एक इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और अब देखो सीट कैसे वो बनेगी, प्लेट कैसे बनेगी कि एक प्लेट हमने, एक सीट ये ले ली, एक हमने चादर ये ले ली प्लस चार्ज की, और दूसरी प्लेट ले ली हमने जो कि जिसका चार्ज है माइनस का। देखो कुछ इस तरीके से, इस पर माइनस का चार्ज है, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, उसे कहेंगे हम प्लेट। यानी इन दोनों को जोड़ दें,
यानी कि इसकी भी तीव्रता प्लस इसकी भी तीव्रता। अब वो दोनों समान भी हो सकते हैं, वो दोनों असमान भी हो सकते हैं। यानी कि दो चादरों को जोड़कर एक प्लेट बनाई जाती है। इस तरीके से आप कह सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दो चादरों को जोड़ के एक प्लेट बनाई जाती है। तो चादर की तीव्रता क्या होती है, ये होती है। दो समान प्लेटें हमने जोड़ दी तो तीव्रता क्या होगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। इसकी तीव्रता यही है सेम, यानी E इज इक्वल टू 2E1। E इज इक्वल टू 2E1 की वैल्यू ये रख दो, सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट। 2 से 2 कट जाएगा तो E इज इक्वल टू आएगा सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। ये किसके लिए होगा, ये तो था हमारा समतल चादर के कारण, ये है प्लेट के कारण, समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बातें आपको याद रखनी है इसमें। ये एक प्लेट के लिए पूछेगा तो दूसरी चादर के लिए। केवल अंतर इतना ही है कि दो चादरों को मिलाकर एक प्लेट बनाई जाती है। तो उन दोनों की तीव्रता को जोड़ दोगे और प्लेट की तीव्रता निकल के आ जाएगी। तो अब देखेंगे वैद्युत विभव को। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इसके लिए चाहिए हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। और यहाँ पे कोई इनफाइनाइट पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, अनंत पर एक परीक्षण आवेश रखा है। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, इसको यहाँ से यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र के अंदर या उसके सरफेस पर किसी भी पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यहाँ तक इसे लाने में कितना करना, W कार्य करना पड़ा। तो उस कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम कहते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को V से व्यक्त करते हैं। V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो आप दो परिभाषाएं बना सकते हो, क्या क्या। अब देखो एकांक, ये क्या परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। या अगर हम Q0 का मान 1 रख दें, 1 कूलाम, तो विभव कितना होगा, W के बराबर होगा। तो ऐसे ही कह सकते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है ना। तो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है वोल्ट जूल पर कूलाम। ठीक है ना। और इसकी जो विमा होती है mL2T-3A-1, ये इसकी विमा होती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है जो आता विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी दो बिंदु हैं, जैसे दो बिंदु मान लिए हमने A और B, ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। इस बिंदु पर विभव है VA, इस बिंदु पर विभव है VV। तो इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों बिंदुओं के विभव का जो अंतर होगा, उसे ही बोलते हैं विभवांतर। तो क्या बोलोगे, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बिंदु A है, बिंदु B है, इसका विभव VA, इसका विभव VB, इन दोनों का अंतर किया, उसे ही कहते हैं विभवांतर। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखो एक बिंदु आवेश है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र।
ठीक है ना। और ये क्या यहाँ पे एक परीक्षण आवेश, इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्र किसका होता है, आवेश का। तो आवेश के चारों का क्षेत्र हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कार्य करना पड़ा W। उससे पहले यहाँ पे अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा, वो बल होगा F। अब देखो बल का अनुभव करेगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R। मान लीजिए इसके केंद्र पर रखा है, इसकी त्रिज्या R तिर्यवृत्त की। तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, इन दो बिंदु आवेश हैं एक दूसरे से r दूरी पर रखे, तो इनके बीच में वैद्युत बल लगेगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक लाने से कार्य करना पड़ा, कार्य कितना करना पड़ा, वो होगा W क्या होता है, F × D मतलब डिस्टेंस, दूरी। तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R इंटू डिस्टेंस कितनी थी R, यहाँ r², R से एक पावर कट गई R की, तो बचा W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये हो गया हमारा कार्य कि यहाँ से यहाँ तक लाने में से इतना कार्य करना पड़ेगा। अब चाहिए क्या हमें विभव, तो B = W/Q। अब Q1 Q2 है, एक ये वाला था क्या था Q2, ये कितना था Q। अच्छा देखो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू कितनी है Q, Q2 की वैल्यू Q0 अपॉन R0, सॉरी Q0, ठीक है ना। इस Q0 से E0 कट जाएगा, तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब देखेंगे आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सॉरी सिस्टम ऑफ चार्ज। देखो अब आवेशों का एक निकाय बनाएंगे, निकाय मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आवेश हों। इसका मान लो एक Q आवेश है, इसके पास एक ये Q1 आवेश है, दूसरा ये Q2 आवेश है, तीसरा ये Q3 आवेश है। ऐसे कितने आवेश जुड़े हुए हैं, ये N आवेश जुड़े हुए हैं। इनकी डिस्टेंस R1 R2 R3 और यहाँ तक Rn है। तब इस निकाय पर जितने भी विभव कार्य करेंगे उन सब का विभवों का योग कुल विभव के बराबर होगा। ठीक है ना। माना एक निकाय जिस पर n आवेश हैं, जिनकी उसके केंद्र से डिस्टेंस R1 R2 R3 और Rn है, Rn है, तब इनका कुल विभव V = V1 + V2 + V3 Vn होगा। ठीक है ना। V = V1 + V2 + V3 Vn होगा, ये कुल विभव होगा। अब विभव अभी निकाले बताया था कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यही तो बताया था बिंदु आवेश के कारण विभव। तो यहाँ पे वो बिंदु आवेश बनने दो, तो इनका विभव कितना होगा, V = V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V1 कब बनेगा, जब Q1 और R1 डिस्टेंस पे होंगे, तो Q1 अपॉन R1 प्लस V2 की वैल्यू यहाँ पे इसमें विभव V1 होगा, इसका विभव V2 होगा, इसका विभव V3 होगा, इसका विभव Vn होगा। इनको रख दो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें कि सर V3 कहाँ गया, भाई अनंत तक ले रहे हैं तो किन्हीं भी यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी स्पेस की कमी पड़ेगी ना, इस वजह से मैंने लिख दिया है। यहाँ n तक दिखा तो दिया आपको कि जितने भी पद होंगे 2 3 4 5 6 अनंत तक कितने भी ले सकते हो। तो V = इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस Qn अपॉन Rn। ये होता है बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है ना, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव।
इसका निकाय से टोटल विभव इतना निकल के आएगा। ये बात क्लियर होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे समविभव पृष्ठ की। किसकी? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ये क्या होता है? सरफेस होता है, सतह होती है। कैसी? कि जो बिल्कुल एकदम सीधी रहे। ये क्या है? एक समानुपाती क्षेत्र है। देखो, समविभव पृष्ठ, इसका मतलब होता है सम में समान विभव, विभव भी है। यानी ऐसा पृष्ठ कोई सा भी हो एक समानुपाती क्षेत्र में, मान लो कि ये पृष्ठ रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? समविभव पृष्ठ। ये एक समानुपाती क्षेत्र में समपृष्ठ है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि सम विभव यानी समान विभव हो कोई ऐसा पृष्ठ हो जिसका विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये बात। अब नेक्स्ट हेडिंग है स्थिर वैद्युत ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होती है कि दो आवेश हैं, ठीक है ना। एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, दोनों एक दूसरे से अनंत पर रखे हुए हैं। दो आवेश कहाँ रखे हुए? दूसरे से अनंत पर रखे हुए हैं। अब इस आवेश को यहाँ से इसके पास r दूरी तक लाने में जो स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे कि इस आवेश को, दो आवेश अनंत पर रखे हैं, उन्हें एक दूसरे के पास लाने में किया गया कार्य स्थिर वैद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये क्या बन गया? एक ये बन गया एक निकाय। माना निकाय का बना ए और बी आवेश, ए और बी बिंदु पे हैं, तो ए पे Q1 आवेश है और बी पर Q2 आवेश है। ए पर क्या है? Q1 आवेश और बी पर Q2 आवेश है। ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो Q1 यानी प्लस, अगर ये इस Q1 आवेश को हम बिंदु बी तक लेके जा रहे हैं, प्लस Q1 आवेश को बिंदु बी तक लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पे विभव होगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r। इतना तो विभव होगा। अब इस बिंदु पर इसे यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? अब बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में, किसको ले जाने में? Q1 आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? W क्या होगा? V × Q2। कहाँ तक लेके जा रहे हैं? यहाँ तक। तो W = V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r × Q2। तो यही होता है कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर, कि अनंत से लेके आए यहाँ तक, उसमें कितना कार्य करना पड़ा? वो कार्य करना पड़ा इतना। उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखो दोबारा समझो कि दो आवेश हैं, एक दूसरे से अनंत पर रखे हैं। अनंत से Q2 आवेश को Q1 आवेश के पास लाने में किया गया कार्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। इसमें क्या लिखोगे? जैसे इसका फॉर्मूला निकालोगे तो इसके लिखोगे कि माना दो आवेश Q1 और Q2 एक निकाय के द्वारा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अब Q1 आवेश को Q2 आवेश तक ले जाने में, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, उसमें विभव कितना होगा? विभव इतना होगा V = यानी बिंदु
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव निकला है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु नहीं Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव वो कितना होगा, इसके कारण इस पर विभव इतना होगा। अब ए से Q1 आवेश को बी तक ले जाने में किया गया कार्य W = V × Q2 होगा, वो W की वैल्यू पुट कर दोगे, वहाँ से निकल के आ जाएगा स्थिर वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, इसके बराबर होगी।